हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्टों की वीडियो मैंने दी है उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर अरेंजमेंट में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और मेरे जीमेल आईडी है mavika@gmail.com और मेरा टेलीग्राम चैनल मेरा टेलीग्राम चैनल है माविका शुक्ला डीएलएड क्लासेस स्टडी। और मेरा यूट्यूब चैनल है माविका वेलकम टू डीएलएड क्लासेस स्टडी। पहले है माविका शुक्ला था और उसके बाद वेलकम टू माई चैनल डीएलएड क्लासेस स्टडी मेरा चैनल है। आप लोगों को मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्टों की वीडियो अरेंजमेंट में आप लोगों को मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। आप लोग वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई भी वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो तो आप लोगों मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप लोग जुड़ जाएँ, ताकि जो भी चैनल की जो भी वीडियो होती हैं या जो भी PDF हैं वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप लोग उससे भी जुड़ जाइए जल्द से जल्द। आप लोगों को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो कि राजन सीरीज से मैं पढ़ा रही हूँ वर्तमान भारती की। तो वर्तमान भारती में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो है 30 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम उसके आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं वर्तमान भारती शिक्षा समाज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 30 तक मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे इससे पहले की वीडियो में। आज हम 31 के आगे देखते हैं। तो क्या है 31? क्वेश्चन नंबर 31, जनसंख्या शिक्षा समस्या क्या है? जनसंख्या शिक्षा समस्या क्या है? आंसर है जनसंख्या शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जनसंख्या शिक्षा के प्रत्यय से संबंधित भ्रांतियाँ क्या है? जनसंख्या शिक्षा के प्रत्यय से संबंधित भ्रांतियाँ। तो भ्रांतियाँ क्या हैं, आइए देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा परिवार नियोजन की समानार्थक शिक्षा नहीं है और ना यह यौन शिक्षा ही है। यह जन्म निरोध की शिक्षा भी नहीं है। क्या है? जनसंख्या शिक्षा परिवार जो है वो नियोजन की समानार्थक शिक्षा नहीं है और ना ही यह यौन शिक्षा ही है। यह जन्म निरोध की शिक्षा ही नहीं है। सेकेंड है छोटे परिवार के बारे में उपयुक्त अभिवृत्तियों की कमी। अधिकांशतः लोग बड़े परिवारों को उपयोगी मानते हैं। वे बच्चों को भगवान की देन समझते हैं। अनेक बार एक पुत्र की कामना में माता पिता अपने परिवार को बढ़ाते चलते हैं। जैसे छोटे परिवार के बारे में उपयुक्त भ्रांतियों की कमी। अधिकतर लोग क्या करते हैं? अधिकतर लोग बड़े परिवारों को उपयोगी मानते हैं। इस वजह से वे बच्चे को भगवान की देन समझते हैं। अनेक बार भगवान की देन समझते हैं, इसलिए उनका बड़ा परिवार हो जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, कई ऐसे परिवार हैं, आज भी कई जगह पे ऐसी रूढ़िवादी भ्रांतियाँ चली आ रही हैं, रूढ़िवादिता चली आ रही है कि पुत्र की कामना के चलते माता पिता अपने परिवार को बढ़ाते चले जाते हैं। एक पुत्र की बात, जिससे कभी ऐसा होता है कि लड़का चाहने के चाह में जो है लड़कियां हो जाती हैं और ऐसे परिवार बढ़ता जाता है। थर्ड है अध्यापकों की कमी। आज
शिक्षकों को भी जनसंख्या शिक्षा का समान ज्ञान नहीं है। शिक्षकों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। आज जो है जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो स्कूल में कई जगह आज भी गांव में प्राइमरी स्कूलों में कई कक्षाओं पे सिर्फ एक या दो स्कूलों में केवल 2 या 1 शिक्षक होता है, जिससे शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा समान ज्ञान नहीं है। एक ही टीचर कई सारी क्लासें देखता है और वह इसे सही से शिक्षा नहीं हो पाती है, और शिक्षकों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। 4 है जनसंख्या की विषय वस्तु। जनसंख्या की विषय वस्तु। जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास में संबंध, अधिक संतानोत्पत्ति एवं माता का स्वास्थ्य, जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय में संबंध, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता तथा जनसंख्या, परिवार की सीमा एवं मनुष्य का विवेक, सीमित परिवार की आवश्यकता आदि प्रकरण शामिल किए जा सकते हैं। क्या जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु? जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु जनसंख्या वृद्धि की स्थिति है। जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास में संबंध है। जब जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पे आर्थिक रूप से विकास सही से नहीं हो पाता है, इसलिए जनसंख्या तथा आर्थिक विकास में संबंध है। अधिक संतान उत्पत्ति एवं माता का स्वास्थ्य। पहले लड़कियों की छोटी उम्र में शादी हो जाती थी और कई बच्चे होते थे, जिससे माता के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या व प्रति व्यक्ति की आय में संबंध। जब जनसंख्या अधिक होगी तो व्यक्ति की आय में परिवार बड़ा होता है। जब परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं तो जो एक व्यक्ति की आय होती है, केवल प्रति व्यक्ति की आय से संबंध होता है। पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। जब परिवार बड़ा होता है तो उतना ही भोजन की भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तथा जनसंख्या परिवार की सीमा एवं मनुष्यों का विवेक, सीमित परिवार की आवश्यकता आदि प्रकरण शामिल किए जा सकते हैं। 5 हेडिंग है शिक्षा संबंधी अनुसंधानिक कार्यों की कमी। भारत में जनसंख्या संबंधी शोध कार्य बहुत प्रभाविक अवस्था में है। जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रभाव के विषय में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। जनसंख्या शिक्षा संबंधी अनुसंधानिक कार्यों की कमी। भारत में जनसंख्या संबंधी शोध कार्य बहुत प्रभाविक अवस्था में है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं प्रभाव के विषय में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। जातिवादी के दुष्परिणाम क्या होते हैं, बताइए। जातिवाद के क्या दुष्परिणाम होते हैं, आइए जानते हैं। हेडिंग है जातिवाद के प्रमुख दुष्परिणाम। फर्स्ट है जातिवाद प्रजातंत्र के लिए अनुसंधायक है। सेकेंड है राष्ट्रीयता के विकास में बाधा आती है। जनसंख्या जब जातिवादी का भेद होता है उसमें राष्ट्रीय विकास में बाधा आती है। थर्ड है नैतिक पतन, जिससे राष्ट्र में बाधा आती है। फिर नैतिक पतन। 4 है भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन। सामाजिक एकता में बाधक होता है। 5 है 6 है देश की सर्वांगीण प्रगति में बाधा।
7 है सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव जातिवादी से जो है राष्ट्र का हमारे राज्य का विकास में बाधा आती है। राजनीतिक पतन होता है। भाई भतीजावाद का प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक एकता में बाधक हो। 6 है देश की सर्वांगीण उन्नति में बाधक होता है जातिवाद। 7 है जातिवाद सामाजिक तनाव में बाधक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जातिवाद को समाप्त करने के सुझाव दीजिए। जातिवाद को समाप्त करने के सुझाव दीजिए। उत्तर है जातिवाद किसी व्यक्ति की अपनी जाति के प्रति स्वभावना होती है जिसके कारण वह दूसरी जाति के लोगों को अपने से अलग और निम्न समझता है। ऐसी स्थिति में जातिवाद की मानसिकता से निकलकर सामाजिक सौंदर्य के वातावरण में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जातिवाद से पूर्णतः मुक्ति लेना ही आज समुचित प्रतीत होता है। आधुनिक समाज की मांग भी यही है। अतः की दिशा में निम्नलिखित उचित प्रयास अत्यंत आवश्यक है। क्या है? जातिवाद से लोगों के अंदर जो जात-पात मनाया जाता है या जात-पात का भेदभाव किया जाता है, इससे लोगों को अपने से अलग और भिन्न समझा जाता है। ऐसी स्थिति में जातिवाद की मानसिकता से निकलकर समाज में सौंदर्य के वातावरण से सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जातिवाद की पूर्णतः मुक्ति लेना ही आज हमारा लक्ष्य है। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है, प्रतीत होता है। आधुनिक समाज की मांग ही यही है और जो आधुनिक समाज है उसकी भी मांग यही है कि जाति-पात का जो भेदभाव है उसे ख़त्म किया जाए, उसे मिटा दिया जाए। अतः इसे समाप्त करने की दिशा में निम्नलिखित उचित प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट है अन्य जाति विवाह का समर्थन करना चाहिए। अन्य जाति का समर्थन करना। सेकंड है जाति बोधक नामों का बहिष्कार। जाति विरोधी शिक्षा है। थर्ड है जाति श्रेणीवादिता को समाप्त करना। जातिवादी श्रेणी में जो बांटी हुई जातियों को जो श्रेणी में बांटा गया है उन श्रेणियों को समाप्त करना। 4 है जाति संगठनों को हतोत्साहित करना। जो जाति के संगठन हैं, जो संगठन बनाए गए हैं, संगठनों का उत्साहन करना। नए प्रकार के सामाजिक व संस्कृत संगठन बनाना। 6 है आर्थिक और संस्कृत समानता की भावना का विकास करना। 7 है राजनीतिक जातिवाद पर रोक लगाना। 8 है व्यवहारिक कानून बनाना। 9 है मानवतावादी दर्शन का प्रचार व प्रयास करना। 10 है जाति विहीन जनमत का निर्माण तथा राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बाल श्रमिक से क्या आशय है? उत्तर है बाल श्रमिक वह बालक है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूर्ण नहीं किया और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर
मजदूरी करने अथवा बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है। अतः यह बाल श्रमिक 14 वर्ष से कम आयु के श्रमिक बालकों को बाल श्रमिक कहा जाता है। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जब बहुत से ऐसे परिवार होते हैं, बड़े परिवार होते हैं जिनमें कमाने वाला एक होता है और परिवार बड़ा होता है। उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी 14 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के पूरे भी नहीं होते हैं और वो दूसरे के दुकानों पे या घर पे मजदूरी करते हैं, दूसरे व्यक्ति के पास जाकर मजदूरी करते हैं या बिना मजदूरी के कार्य कर रहे हैं, उसे ही बाल श्रमिक कहा जाता है। बाल श्रमिक यानी कि बालक का श्रम बाल श्रमिक कहा जाता है। मजदूरी करना उसे ही बाल श्रमिक कहा जाता है। 35 देखिए, बाल श्रमिकों की समस्या बताइए। बाल श्रमिकों की समस्या बताइए। देखते हैं, बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है। यह एक सामाजिक समस्या है। बाल श्रमिकों की समस्याओं को निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। फर्स्ट है शिक्षा समस्या, सेकंड है आर्थिक समस्या, थर्ड है भावनात्मक व मानसिक शोषण, स्व की कमी, 5 है आपराधिक व्यवहार, 6 है व्यक्तिक विघटन, 7 है सामाजिक विघटन, थर्ड है स्वास्थ्य शिक्षा। जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें शिक्षा की समस्या भी होती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और मम्मी पापा के पास उन्हें पढ़ाने के लिए रुपए नहीं होते। बच्चे अपने आप ही बाल श्रमिक का कार्य करते हैं, जिससे उनकी शिक्षा में समस्या आती है। आर्थिक समस्याओं का दूर करते हैं। आर्थिक समस्याएं जो होती हैं उन्हें ही और भावनात्मक और मानसिक शोषण होता है। स्व की कमी होती है। आपराधिक व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है। व्यक्तिगत विघटन होते हैं और सामाजिक विघटन। स्वास्थ्य, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वह उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। बाल श्रमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक क्यों है, बताइए। बाल श्रम 36 क्वेश्चन है। बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक क्यों है, बताइए। आंसर है बाल श्रम करने वाले बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस संबंध में सरकार की एक बड़ी पहल निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिए जाने को कार्य रूप प्रदान किए जाने से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के 6 से 14 वर्ग की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। लेकिन बाल श्रमिक बच्चे इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बाल श्रम विभिन्न रूपों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। बाल श्रम करने से बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस संबंध में सरकार ने बड़ी पहल करके निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसमें इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिए जाने को कार्य रूप प्रदान किए जाने से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के
6 से 14 वर्ष के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। लेकिन जब बालक श्रमिक बच्चे इस शिक्षा का लाभ नहीं, इसी वजह से श्रमिक जो बच्चे होते हैं वे लाभ नहीं उठा पाते हैं। बाल श्रम विभिन्न रूपों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। जैसे कौन से बच्चे होते हैं जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, वे इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता बताइए। वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता बताइए। वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसका विरोध न केवल हमारे लिए आत्मघाती है, बल्कि इससे हमारे देश की सभी प्रकार की प्रगति की आशाएं क्षीण होती हैं। भारत के सभी जागरूक नागरिक यह अनुभव करते हैं, भारत के सभी जागरूक नागरिक यह अनुभव करते हैं कि जनता को जनसंख्या संबंधी कुछ शिक्षा आवश्यक मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी ने संतति के जन्म से मर्यादित करने हेतु ब्रह्मचर्य अथवा आत्म संयम को एकमात्र उपयोग के रूप में स्वीकार किया था। प्राचीन काल में गृहस्थ आश्रम में समय पर अधिक बल दिया जाता था, परंतु आजकल जनसंख्या को सीमित रखने का एकमात्र उपाय परिवार नियोजन रह गया है। इस जनसंख्या शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण शिक्षा देते समय शिक्षक को किन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण हेडिंग है, पर्यावरण शिक्षा ध्यान देना चाहिए, समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा देते समय शिक्षक को प्रमुख रूप से 3 समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेष रूप पर तीन बातों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। सेकंड है तकनीक प्रगति के साथ दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या विस्फोटक। थर्ड है जनसंख्या विस्फोटक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में है, अलगाववाद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है, उत्तर है, भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है जहाँ विभिन्न प्रकार की जाति एवं भाषी समस्याएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ऐसी स्थिति में हमारा लगाव राष्ट्र के प्रति उसके संपूर्ण अस्तित्व के लिए तथा इसके समर्थक रक्षार्थ होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। बस यही अलगाववाद का संप्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 40, अलगाववाद के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं बताइए। उत्तर है, अलगाववाद के दुष्परिणामों ने हमारे सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय विकास को अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस समस्या के दुष्परिणाम निम्नवत हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीयता के विकास में बाधा। सेकंड है सामाजिक न्याय के लिए चुनौती। थर्ड है क्षेत्रीय तनाव प्रगति में बाधा। 4 है प्रगति में बाधा। 5 है नवीन प्रदेशों देशों का गठन। 6 है जान माल की असुरक्षा खतरा। 7 है मानवता का ह्रास। 8 है संकरणीय नेतृत्व का विकास करना इत्यादि।
क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय बताइए। हेडिंग है सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय। सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय। फर्स्ट है सांप्रदायिकता राजनीति दलों का उन्मूलन। सेकेंड है उचित शिक्षा व्यवस्था। थर्ड है मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार। फोर है राष्ट्रवादी एवं एकतावादी साहित्य का प्रचार प्रसार। 5 है नैतिक शिक्षा का प्रयास। 7 है शांति सेना का निर्माण। 7 है धार्मिक सहिष्णुता। 8 है सर्वधर्म समभाव। क्वेश्चन नंबर 42 पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा में किन किन तथ्यों की व्यवस्था करनी चाहिए, स्पष्ट करिए। उत्तर है पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा में निम्नलिखित तथ्यों के अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिए। सेकेंड पर्यावरण का अर्थ आवश्यकता एवं पर्यावरण नीति। सेकेंड है मानव एवं पारिस्थितिक प्रणाली। थर्ड है पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान। 4 है ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण। 5 है पर्यावरण एवं जनसंख्या प्रकृति पर्यावरण झीलें पहाड़ियाँ एवं पीने योग्य जल। 6 है मानव सभ्यता पर प्रदूषण का प्रभाव सामाजिक पर्यावरण आदि। 7 है वन्य जीव एवं इनका संरक्षण। 7 है सौर ऊर्जा एवं इसका प्रयोग। 8 है 9 है भारत के प्रदूषित नगर। 8 है सौर ऊर्जा एवं इसका प्रयोग। 9 है भारत के प्रदूषित नगर। 10 है तेल एवं रासायनिक अर्थों का पर्यावरण पर प्रभाव। 11 है विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन। 12 है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा पर्यावरण असंतुलन आदि। 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है जल के प्रमुख स्रोत बताइए। आंसर है जल के प्रमुख स्रोत के संदर्भ में विचार करने पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट हो जाता है कि जल मानव को निम्न रूपों में प्राप्त होता है। मानव को अलग अलग रूपों में जल की आवश्यकता पड़ती है। पहला है नदियों से प्राप्त होता है जल। सेकंड है सागरीय भागों से प्राप्त होता है जल। थर्ड है झीलों एवं तालाबों से प्राप्त होता है जल। 4 है कुओं से प्राप्त होता है जल। 5 है हैंडपम्प एवं पंपिंग सेट से प्राप्त होता है जल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जल की निरंतर मांग को पूरा करना। सेकेंड है नालियों को रोकने वाली सतही जल प्रवाह को कम करना। थर्ड है सड़कों पर जल फैलाव को रोकना। 4 है भूमिगत जल में वृद्धि करना तथा जल स्तर को ऊंचा उठाना। 5 है मौन जल प्रदूषण को रोकना। 6 है भौम जल की गुणवत्ता को सुधारना। 7 है मृदा अपरदन को कम करना। 8 है ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कराना।
सहायता कराना। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 क्या है बताइए। आंसर है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति 2002 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति में जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों और मांग के प्रावधान को महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसमें पर्याप्त अवस्थागत संबंध के द्वारा जल के पर्यावरण पक्ष और उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता के पहलुओं का भी समन्वय किया गया। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में नदी जल एवं नई भूमि संबंधी अतिरिक्त विवादों को निपटाने के लिए नदी बेसिन संगठित करने पर जोर दिया गया है। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपकी कमेंट से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छे वीडियो के द्वारा समझा सकूं। आप लोगों के जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी अपने आप ही हेल्प होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को मेरे चैनल की जो वीडियो है वो कैसी लगती है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।